उत्तराखंड में राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। बैठक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई फैसले होंगे। उत्तराखंड में राजनेताओं के कई दौरे। राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी का होगा दौरा। 6 जनवरी को राजनाथ और 8 को उत्तराखंड में रहेंगी प्रियंका। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, अधिकतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। दरअसल उत्तराखंड में राज्य कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राज्य कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे सचिवालय में होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई फैसले इसमें लिए जाएंगे। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल राज्य कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में राज्य कैबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई फैसले लिए जा सकते हैं, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है ये बैठक और देखना ये होगा कि आखिर बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक होने जा रही है। आने वाला समय विधानसभा चुनाव का, ऐसे में चुनाव से पहले पूरी तरीके से अगर हम देखें तो हर एक राज्य अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो आज के राज्य कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और बैठक में आज महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरीके से चुनाव कराए जा सके। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या अहम रहेगा इस बैठक में? बिल्कुल ममता, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सचिवालय में शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित होनी है और इसमें आज चूंकि चुनाव के पहले ये बैठक हो रही है और इसके बाद चुनावी आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, तो फिर कैबिनेट एक तरह से भंग हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि उसके बाद सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकती। तो इसके पहले उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जो घोषणाएं कर चुके हैं, उनकी पूरी कोशिश होगी कि उन घोषणाओं को आज कैबिनेट से पास करा लिया जाए, क्योंकि जब कैबिनेट पास कर देगी तो आने वाली सरकारों को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ममता, तो इस लिहाज से भी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा से, रोजगार से जुड़े, पुलिस विभाग से जुड़े, आशा कार्यकर्तियों से जुड़े, जिन पर आज कैबिनेट की मुहर लगेगी और उसके बाद आने वाली सरकार उसको पूरा करेगी। इसके साथ ही चुनाव के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि चुनावी तैयारियों के लिए सरकार के हिस्से में कौन से काम आएंगे और किस तरह से काम करना होगा, उस पर भी कैबिनेट विचार विमर्श करेगी। लेकिन अगर बात करें धीरेन्द्र, तो कितना समय और लगने वाला है कि उत्तराखंड में आचार संहिता लग जाएगी चुनाव को लेकर? क्या आसार लग रहे हैं? क्योंकि कैबिनेट बैठक उसके बाद नहीं हो सकती, उसके बाद कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल ममता, देखिए यह बैठक इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अब इसके बाद कोई कैबिनेट बैठक नहीं हो पाएगी। तो पूरी उम्मीद है कि आगामी 9 जनवरी के आसपास आचार संहिता प्रभावी हो सकती है और न केवल उत्तराखंड में बल्कि जो 5 राज्य हैं देश में जिनमें चुनाव होना है, उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर के नाम शामिल हैं। इन सभी प्रदेशों में चुनावी आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और उसके बाद वहां पे सरकारी गतिविधियां एक तरह से कम हो जाती है। तो मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे काम तो करते रहेंगे, लेकिन कोई पॉलिसीगत कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे और शायद इसीलिए कैबिनेट बैठकें भी नहीं होती। तो इस लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। हम एक तरह से कह सकते हैं यह इस सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक हो सकती है और इसके बाद कोई कैबिनेट बैठक नहीं होगी। तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक विषयों को जो सरकार ने जनता से वादे किए हैं, घोषणा की है, उन्हें कम से कम कैबिनेट से पारित करा सके। ममता, तो देखने वाली बात होगी, शाम तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद कैबिनेट में पता चलेगा कि आज कौन से बिल लेकर के पर भी चर्चा हो, क्योंकि हमने देखा है कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और चुनाव में सबसे जरूरी है कि राज्य में कोरोना का फैलाव ना हो, जिससे कि आराम से जनता वोट दे सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार के लिए चुनौती हो सकती है। अब बिल्कुल ममता, देखिए इस कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा होगा
वह निश्चित रूप से कोरोना की समीक्षा के तौर पे होगा, क्योंकि कोरोना किस तरह से फैल रहा है, इस तरह से पूरे राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर से अगर तुलना करें तो संक्रमण के मामले में इस दौर का कोरोना सबसे आगे निकल गया है। उसको देखते हुए सरकार काफी चिंतित है और चुनाव में रैलियों में भीड़ हो रही है या ऐसी भीड़ भाड़ वाले आयोजन हो रहे हैं, उन पर सरकार क्या कुछ कर सकती है, और इसके साथ ही जो उनकी अपनी चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, चिकित्सकीय संसाधन है, वो कहाँ तक मेंटेन है, कहाँ तक वो उनका प्रबंधन उचित ढंग से किस तरह से किया जाए कि आने वाले समय में अगर तीसरी लहर आती है, जिसकी की पूरी संभावना है, तो सरकार बेहतर ढंग से काम कर सके, क्योंकि चुनाव का समय होगा और अगर तीसरी लहर आती है और सरकार उसमें पीछे होती है या कहीं भी फेल नजर आती है, तो उसका पूरा असर सरकार के चुनावी भविष्य पर पड़ेगा। इस लिहाज से भी ये कैबिनेट बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है और इसमें पूरा फोकस जो है कोरोना के प्रभावी नियंत्रण पर रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि वो नियंत्रण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन ममता ये हाँ बिल्कुल धीरेन्द्र, और अगर हम देखें तो जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है, और कोरोना के बीच अगर डोर टू डोर कैंपेनिंग करवानी है तो इसके लिए भी एक अलग रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। इस पर भी चर्चा कैबिनेट में संभव? देखिए ममता, चुनाव किस तरह से होगा, उसका प्रचार किस तरह से होगा, यह तय करने का पूरा अधिकार केंद्रीय चुनाव आयोग का है, जो राज्य चुनाव आयोग के साथ काम करती है। इसमें सरकार का कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होती है, जो प्रशासन है वह चुनाव आयोग के अंडर में आ जाता है, उनके निर्देशन में काम करने लगता है। जो जिलों के जिलाधिकारी होते हैं वही जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाते हैं और उनको बहुत सारी शक्तियां चुनाव आयोग के माध्यम से, चुनाव आयोग चूंकि भारत सरकार का स्वतंत्र एक तरह का संस्था है, तो उस पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं होता कह सकते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो किस तरह से चुनाव होगा, प्रचार किस तरह से होगा, यह सब कुछ तय करेगा चुनाव आयोग। उसमें सरकारी जो मशीनरी है चुनाव आयोग के नेतृत्व में काम करेगी, तो इसमें सरकार के स्तर पे या कैबिनेट के स्तर पे कुछ नहीं होने जा रहा है। तमाम जानकारी देने के चुनाव आचार संहिता। धीरेन्द्र, आपका बहुत धन्यवाद। तो पूरी तरीके से कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है और तमाम महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में राजनेताओं के कई दौरे लगातार हो रही हैं। राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी का भी दौरा अब प्रस्तावित है। 6 जनवरी को राजनाथ और 8 को उत्तराखंड में प्रियंका गांधी रहने वाली है। रैली के जरिए कुमाऊं को साधने की कोशिश की जा रही है। अक्सर हमने देखा है कि इससे पहले गढ़वाल क्षेत्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक बड़ा जनाधार गढ़वाल में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जहां बीजेपी ने कुमाऊं क्षेत्र से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी रखा और मुख्यमंत्री के चेहरे को भी रखा, ऐसे में कुमाऊं क्षेत्र में अब रैलियां बहुत तेजी से हो रही हैं। हालांकि राजनाथ सिंह की उत्तरकाशी में रैली है जो गढ़वाल क्षेत्र में आता है, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी की अल्मोड़ा में रैली होने वाली है, और इस रैली के बाद ही कांग्रेस की जो लिस्ट जो कांग्रेस ने तैयार की है उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर लिए जाएंगे। तो प्रियंका गांधी पहली बार उत्तराखंड पहुंच रही है और ये चुनावी लिहाज से प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा दौरा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान तो पूरी तरीके से प्रियंका गांधी ने संभाली हुई है। जहां प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं यही उम्मीद उत्तराखंड में जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की सक्रियता पर सवाल खड़े हुए। शायद प्रियंका गांधी का अब दौरा उत्तराखंड में रखा गया है। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, सबसे पहले राजनाथ सिंह के दौरे के बारे में जानकारी दीजिए। राजनाथ सिंह 6 जनवरी को आ रही हैं उत्तराखंड। जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, तो उसी के तहत जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही थी, उसका समापन करने कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरकाशी में राजनाथ सिंह 6 तारीख को पहुंच रहे हैं और वो वहां पर जो विजय संकल्प यात्रा है उसका समापन करेंगे। तो वहीं उसके साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी उत्तराखंड आए थे और उन्होंने गढ़वाल मंडल की जो विजय संकल्प यात्रा थी उसका समापन किया है और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया है। तो इसके बाद राजनाथ का दौरा ये माना जा रहा है और बड़ा ही अहम दौरा ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड में 2022 का चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अहम दौरे
राष्ट्रीय नेताओं के माने जा रहे हैं। अब बात प्रियंका गांधी की करते हैं, क्योंकि पहली बार शायद वो उत्तराखंड पहुंच रही है, चुनावी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ बढ़ाई है, ऐसे में बहुत उम्मीद लगाई गई थी कि उत्तराखंड में भी महिलाओं को एक अलग परसेंटेज सीट में दिया जाएगा। हालांकि ऐसा अभी तक तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी के दौरे के मायने बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि अब प्रियंका गांधी का दौरा भी उत्तराखंड में होना है और ये पहला दौरा उनका उत्तराखंड में हो चुका है। अभी तक प्रियंका गांधी उत्तराखंड आए जरूर है, लेकिन अपने निजी कार्यों के चलते आई है और कोई जनसभा उन्होंने नहीं की है। लेकिन इस बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसके बाद 40% सीटों पर महिलाओं को दावेदारी की बात उन्होंने कही थी कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा और विधायक के रूप में कहीं ना कहीं प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब प्रियंका गांधी उत्तराखंड की धरती पे होंगी और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या महिलाओं के लिए वो यहाँ पर भी वो 40% की जो बात कही गई है वो यहाँ पर भी लागू करती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार महिलाओं की आवाज उठती आई है कि उनको इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए, चुनाव में भागीदारी मिलनी चाहिए, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि प्रियंका गांधी यहाँ पर भी 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कह सकती हैं। लेकिन ममता, ये हकीकत है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस लगातार महिलाओं को लिए कार्य करने की बात कर रही है, महिलाओं का सम्मान करने की बात कर रही है, लेकिन ना ही तो बीजेपी ने अभी तक कोई आरक्षण महिलाओं के लिए रखा है और ना ही कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण रखा है ममता। लेकिन अगर बात प्रियंका गांधी की करें तो अभी जो कांग्रेस की लिस्ट जारी होने वाली थी उस पर थोड़ी रोक लगा दी गई है, उसे सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। प्रियंका गांधी के आने के बाद क्या उस लिस्ट में परिवर्तन हो सकता है, इस वजह से उस लिस्ट को पीछे कर दिया है, या फिर कोई और वजह है? बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा गया कि जब कांग्रेस के खासकर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कुछ नेता उत्तराखंड आए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं एक जो विधानसभा वार प्रत्याशी की नवल टटोलने का काम यहाँ पर किया था। उसके बाद जो लिस्ट जारी होनी चाहिए थी वो लिस्ट जारी नहीं हुई है और उस पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि महिलाओं का कहीं विरोध इसमें हो सकता है कि लगातार महिलाएं भी मांग कर रही थी टिकट की। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी, उसके बाद क्या महिलाओं के लिए वो आरक्षण यहाँ पर देती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि यूपी में उन्होंने कहा कि महिला हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो और उसके बाद 40% वहां पर सीट देने की बात उन्होंने कही थी। तो अब देखने वाली बात होगी क्या उत्तराखंड में भी वो 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कहती हैं। यदि वो बात यहाँ पर कहती है तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही ये लिस्ट जारी की जाएगी और उसमें 40% महिलाओं को भागीदारी देनी सुनिश्चित की जाएगी। ममता, चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल धनराज आपका बहुत धन्यवाद। तो लगातार अब राजनेताओं के दौरे तेज हो चले हैं उत्तराखंड में, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। ऐसे में उससे पहले जितनी भी रैलियां हैं और जनसभाएं हैं उन्हें पूरी तरीके से पार्टियां समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, अधिकतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। एक हफ्ते तक उत्तराखंड में जारी रहेगी बर्फबारी और बारिश ने मौसम में ठंडक भी बढ़ा दी है। आज भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने उत्तराखंड में एक बार फिर मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। आपको बता दें, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश है और चारधाम, पिथौरागढ़ समेत ऊंचाई पहाड़ियों पर बर्फबारी इस वक्त हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है और आज अगले 5 दिनों तक मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बारिश और बर्फबारी से पूरे प्रदेश में दिन में भी ठंड बढ़ गई है और बारिश को रबी की फसलों और बर्फबारी को सेब जैसी फसलों की बागबानी के लिए लाभदायक भी बताया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें 24 घंटे मौसम का मिजाज बिगड़ेगा और मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना पहले से ही जताई गई है। कई जिलों में शीतलहर चलने के आसार हैं। वहीं 6 और 7 जनवरी को थोड़ी राहत मिलेगी, इसकी बात भी जानकारी सामने आई है। लेकिन 8 जनवरी को एक बार फिर मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा और फिर बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें तो अधिकतम तापमान इस वक्त देहरादून में 17.3 बना हुआ है और न्यूनतम तापमान अगर बात करें तो 9.7 है। नई टिहरी में 6.6 बना हुआ है। उधम सिंह नगर में 5 न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। मुक्तेश्वर में 3.3 और अल्मोड़ा में सबसे कम 1.6 इस वक्त तापमान है। और मोला में हम देखते हैं अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र अल्मोड़ा, ऐसे में वहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है।
धनराज संवाददाता एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, मौसम कैसा है इस वक्त उत्तराखंड का, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम के बदलने की बात कही गई है। जी ममता, बिल्कुल पिछले 24 घंटे की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो मौसम है उसका मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बर्फबारी लगातार जारी है और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक सर्दी का प्रकोप जरूर बढ़ने लगा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि आने वाले एक हफ्ते तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पिथौरागढ़ है या चार धाम है, तो वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश लगातार देखी जा सकती है। और जिस तरीके से देखा जाए कि चलने की भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यदि इस समय मौसम की बात करें तो इस समय भी राजधानी देहरादून की खासकर बात करें तो राजधानी देहरादून में भी हल्की फुल्की बारिश जरूर हो रही है और मौसम ठंडा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि जिस तरीके से 8 तारीख को कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पिथौरागढ़ की खासकर बात करें, क्योंकि पिथौरागढ़ में इस समय भी कहीं ना कहीं तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 1.6 रह चुका है। और जिस तरीके से देखा जाए कि पहाड़ी क्षेत्र हैं तो बर्फबारी लगातार होती है और ऐसे में पर्यटक भी लगातार उत्तराखंड का दौर करते हैं। जी लेकिन अगर हम देखें धनराज, तो स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, क्योंकि बढ़ता ठंड और बढ़ते कोरोना के मामले सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग की। ऐसे में इस बढ़ती ठंड में खांसी, जुकाम और बुखार जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौती जरूर है, क्योंकि बढ़ती जब मौसम बदलता है और ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बीमार होने का अंदेशा अधिक रहता है। चलिए धनराज, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो मौसम में परिवर्तन और मौसम में तब्दीली एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के चलते देखने को मिल रही है। मंगलवार को जहां मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश हुई, तो वहीं जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी जरूर देखने को मिली। लोग अलाव का सहारा लेते हुए अपना जीवन बसर करते हुए नजर आ रही हैं। हल्की बारिश भी लगातार जारी है। ऐसे में मौसम में परिवर्तन से एक बार फिर से ठंडक बढ़ चुकी है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तापमान पूरी तरीके से एक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी, हालांकि बर्फबारी में पर्यटक खूब इसके मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए महत्वपूर्ण खबर, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार चला गया है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 654 हो चुकी है। नए मामलों में 49% देहरादून जनपद से हैं। मास्क न लगाने पर 129 लोगों को चालान थमाई गई हैं। तो ये आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है और देहरादून में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। एक बार फिर से उत्तराखंड अब कोरोना के मामलों में इजाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। 300 के पार मामले हो चुके हैं और जिस तरीके से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, 310 इस वक्त मामले पहुंच चुके हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि एक मरीज की मौत हुई है। इस वक्त आपको बता दें कि कोटद्वार के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे 12 लोग और 2 स्थानीय लोग समेत 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ज्यादातर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि जहां 24 घंटे में 310 मामले सामने आए हैं, संक्रमितों में एक की मौत भी हो चुकी है और 111 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं 654 एक्टिव केस हैं इस वक्त। आपको बता दें कि खुद स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और आपको बता दें कि सोमवार को जो मामले मिले थे उनमें देहरादून जिले में 192 लोग संक्रमण की चपेट में आए। हरिद्वार और नैनीताल में 26, पौड़ी में 34, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर और चंपावत में 2, उधम सिंह नगर में 13, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में 1-1 संक्रमित मिले हैं। केवल चमोली जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला है। संचित शर्मा इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, बात अगर कोरोना की करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रही है, 300 के पार ये मामले पहुंच चुके हैं। इंतजाम क्या है सरकार के?
दावे थे और जो लहर आती है इस बात पे स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा था कि अगर संचित रोकूंगी आपको, आपकी आवाज मेरे तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 310 मामले सामने आए, एक मरीज की मौत हुई है। ऐसे में ये संक्रमण की रफ्तार डरावनी साबित हो रही है। आपको बता दें कि कई ऐसे विद्यालय हैं और संस्थान है जहां पर शिक्षकों और कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई जा रही है। और नए साल पर जिस तरीके से लोग मंदिर पहुंचे थे, उनमें 12 लोग और के साथ ही 2 स्थानीय लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि मास्क ना लगाने वाले 129 लोगों को चालान थमाए गई हैं। संचित संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, कोरोना के अगर आंकड़ों को हम देखें तो लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या इंतजाम नजर आ रही हैं, क्योंकि अब 310 के पार मामले हैं? देखिए ममता, जो कोरोना के आंकड़े हैं वो धीरे धीरे उत्तराखंड में अपने पैर पसारते हुए नजर आते हैं। और आप साफ तौर पर देखिए, जो सरकार के नुमाइंदे हैं या सरकार के जो मुखिया हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, जो डॉक्टर धन सिंह रावत, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि जो तैयारियां हैं कोरोना की 3rd वेव से, उसको पूरा मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम तरीके की तैयारियां हैं, ऑक्सीजन बेड को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के, और वो तैयारियां धरातल पर नजर आती है। लेकिन आप देखिए कि सरकार की लापरवाही भी कहीं ना कहीं नजर आती है, क्योंकि आप देखिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव होने और चुनाव को मद्देनजर जो रैलियां उत्तराखंड के अंदर हो रही है, इसी से जो कोरोना का संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। क्योंकि सरकार देखिए रैलियां कर रही है और मार्केट में जो लापरवाही बरती जा रही है, उसको लेकर के जब सरकार चालान करने जाती है, सरकार के नुमाइंदे जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है, जब वो चालान करने जाते हैं तो जो लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखिए जो व्यापारी वर्ग है, जो तमाम तरीके की आम जनता है, वो साफ तौर पर कहती है जब आपकी रैलियों में कोरोना नहीं है तो मार्केट में जब लोग आ रहे हैं तो उनके आप चालान करेंगे तो हमारे व्यापार पर असर पड़ता है। अब देखिए सरकार की जो दोहरी चाल है, जिसको लेकर के व्यापारी भी नाराज हैं और आप देखिए उनकी रैलियां भी कहीं ना कहीं की जा रही है। तो इसको लेकर के सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, या तो वो अपनी रैलियां स्थगित करे। और अभी आप देखिए कि एक बड़े सवाल चुनाव आयोग पर भी उठता है कि क्या वो कोरोना को देखते हुए चुनाव को आगे बढ़ाएगी या नहीं। क्योंकि देखिए चुनाव के जो कोरोना का संक्रमण है वो रैलियों से ही ज्यादा फैल रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में एक लोग जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल होता है उसकी धज्जियां लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो उड़ाते हुए नजर आते हैं। आप देखिए कि अभी परसों केजरीवाल उत्तराखंड के अंदर थे, वो यहाँ लोगों से मिले, उनके नेता लोगों से मिले और उसके बाद वो दिल्ली आकर के उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। अभी 9 तारीख को आप देखिए कि प्रियंका गांधी उत्तराखंड का दौरा करने वाली है। तो आप देखिए ये सब जो रैलियां की जा रही है या तमाम तरीके की जो गैदरिंग की जा रही है, इससे भी कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण, क्योंकि देखिए जो लोग जो नियम और कानून बनाते हैं, अगर वही नियम और कानून को नहीं मानेंगे तो आम जनता से वो कैसे उम्मीद कर सकता है। देखिए कोरोना की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है उनकी रैलियों में, वो साफ तौर पर मीडिया की जो खबरें हैं उनमें भी दिखाई देता है और अखबारों में भी आप देखेंगे बनता। बिल्कुल, लेकिन बात अगर करें तो अन्य लोगों के मास्क ना पहनने पर चालान काटा जा रहा है। रैलियों में लोगों के मुंह से मास्क गायब नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या अब जो रैलियों का शोर है, जो जोर है, उसमें भी हमें कोरोना की गाइडलाइंस नजर आएगी या नहीं? देखिए ममता, जो कोरोना को लेकर के जो रैलियां की जा रही हैं, जो कोरोना के दरमियान जो रैलियां की जा रही है, देखिए कोरोना पूरे उत्तराखंड के अंदर है और आप देखिए जो रैलियां की जा रही है उसमें मास्क लगाने की बात नेता जो लोग हैं वो मंच से कहते हैं। लेकिन आप समझिए कि जहां पर 15,000, 20,000, 30,000 की जनता आएगी, वहां पर कोविड गाइडलाइन का पालन कराना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो उस ग्राउंड की, जिस ग्राउंड में रैलियां की जा रही है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। वहां पे कैपेसिटी से ज्यादा जब लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी और वहां पर मास्क लगाना तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। हालांकि कुछ एरिया में मास्क लगाते हुए लोग नजर आते हैं, लेकिन अगर एक रेशियो की बात करें, पूरे भीड़ में अगर कुछ रेशियो की बात करें तो वहां पर मास्क गायब भी नजर आते हैं। क्योंकि आप देखिए बिल्कुल संकेत साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लापरवाही हो रही है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड में 310 संक्रमित व्यक्ति अब हो चुके हैं और ऐसे में ये लगातार मामले बढ़ रही है। सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। आपसे अपील है कि मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।